चलिए हेडिंग डालिए तो। तत्व, यौगिक तथा मूलक। तत्व, यौगिक तथा मूलक, इसमें सबसे पहले हम लोग परिभाषित करेंगे तत्व को। लिखिए तो। तत्व को इंग्लिश में कहा जाता है एलिमेंट। लिखेंगे वह शुद्ध पदार्थ आप याद कीजिए, जब दूसरा क्लास आपको हम पढ़ा रहे थे तो उसमें हम तत्व, यौगिक और मूलक के बारे में मौखिक रूप से कुछ बात समझाए थे। लिखाए बहुत कम थे लेकिन समझा सब बात दिए थे। आज बस उसको लिखना है, साथ साथ समझते भी चलेंगे। देखिए, वह शुद्ध पदार्थ वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण सिर्फ एक ही तरह के सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से होता है। सिर्फ एक ही तरह के परमाणुओं से होता है, उसे तत्व कहते हैं। उसे तत्व कहते हैं। जैसे Fe, Mn, DO, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पीटीसी। देखो, तत्व को लिखने की सबसे बड़ी पहचान यह है, तत्व के लिखावट की सबसे बड़ी पहचान यह है कि यह हमेशा अकेला होता है। जैसे हम H2O यदि लिख दें तो बताइए कि क्या ये अकेला है? यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम है और एक ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका निर्माण केवल एक ही परमाणु से नहीं हुआ है, तो ये तत्व नहीं कहलाएगा, तत्व कहलाएगा ये सब। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझिए। जैसे आयरन का एक रॉड है, आयरन का यदि एक रॉड है तो बताइए इसमें इसका जो सबसे छोटा कण होगा वह आयरन का परमाणु ही ना होगा। तो यदि हम उस आयरन के परमाणु को दिखाएं कि ये एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह से ढेर सारा अरबों खरबों परमाणु होता है एक रॉड में। तो ये सारा का सारा कौन सा परमाणु है? Fe का परमाणु। और ये सारा का सारा परमाणु मिल के लोहा के एक रॉड का निर्माण किया है। ये लोहा का क्या है? लोहा का छड़ है मान लीजिए। तो ये लोहा का पूरा छड़ ही क्या कहलाएगा? तत्व। समझ में आई बात? और यदि हम इस एक कण को निकाल लें, मान लीजिए कि हम इस एक कण को यहां से निकाल लें, तो ये एक कण ही क्या कहलाएगा? यदि हम एक कण निकालें तो यही ना गोल वाला एक को कण निकला, इसको हम कहेंगे आयरन परमाणु, या परमाणु को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। तत्व यह एक शुद्ध पदार्थ क्यों शुद्ध है? क्योंकि इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के परमाणु, आयरन के परमाणु से न हुआ है। तो तत्व एक पदार्थ है जो आप हाथ में रख सकते हैं, आप उसको फील कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भार नजर आएगा, आप महसूस करेंगे कि उसमें कुछ वजन है।
लेकिन यदि आप इसके सबसे छोटे कण की बात करें तो हम उसको Fe परमाणु कहते हैं। ये परमाणु ना आप देख सकते हैं ना आप उसको फील कर सकते हैं। एक्चुअल में तत्व का जो सबसे छोटा कण होता है वही क्या कहलाता है, परमाणु। ये बिल्कुल वैसे है जैसे एक बोरा गेहूं आप ले लीजिए, पूरा का पूरा गेहूं उठाइएगा तो लगेगा कि कुछ वजन है, कुछ सामान रखा हुआ है। और यदि हम एक दाना को निकाल लें तो वो हमको ना उतना भार पता चलेगा, हालांकि वो भी मिला जुला के बड़ा पार्टिकल है एक दाना भी। लेकिन दाना की तुलना में परमाणु जो होता है वो बहुत छोटा होता है। अरे कम से कम एक दाना दिखता तो है, लेकिन परमाणु दिखता भी नहीं है। यहाँ से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि तत्व के सबसे छोटे कण को ही हम क्या कहते हैं, परमाणु। इट मीन्स एटम्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। अब आपसे कोई कोई पूछे कि वह कौन सा कण है जिसके बड़े पैमाने पर मिलने से तत्व का निर्माण होता है, तो बताइए कौन सा कण है, परमाणु। यही बात समझ में। लिखिए तो इसको, इस फिगर, ये एग्जांपल पहले लिखिए, फिगर के साथ इसको लिखिए। तो यहां से आपको समझ में आया कि तत्व में और परमाणु में क्या अंतर है। चलिए नीचे रो देके लिखिए तो। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। तत्व के सबसे छोटे कण परमाणु होते हैं। आगे स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, यौगिक। यौगिक को बाबू कंपाउंड कहा जाता है इंग्लिश में। पहले आप इसको समझ लीजिए, बाद में हम एक ही बार में सब लिख लेंगे। देखो, यदि हम एक गिलास पानी लेते हैं, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O का इसमें एक कण होगा, H2O का इसमें दूसरा कण होगा, H2O का इसमें तीसरा कण होगा। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ढेर सारा कण, इसमें अरबों खरबों कण होगा। तब जाके ये इस पूरे एक गिलास का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर दो या दो से अधिक परमाणु है ना, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, और यह एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में मिला हुआ है। देखो, H2O की हम यदि बात करें तो एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है एक, तो दो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होगा दो।
एक ऑक्सीजन का एटम एक ही है ना, इसका एटॉमिक मास कितना, 16। अब बताइए तो दोनों के द्रव्यमान का क्या अनुपात है, 1:8। अब आप जानिए कि इस पानी को आप समुद्र से लाते हैं, चापाकल से लेते हैं, नल से लेते हैं, लैब में बना लेते हैं, तालाब से लाते हैं, जहां से भी लाते हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 1:8 होगा। यानी 1 भाग यदि हाइड्रोजन है तो 8 भाग ऑक्सीजन होगा। यदि 100 ग्राम हाइड्रोजन है तो 800 ग्राम, 100 ग्राम यदि हाइड्रोजन है तो 800 ग्राम ऑक्सीजन होगा। तो ये निश्चित है कि इतना ही होगा, 1:8 का ही रेशियो रहेगा, चाहे पानी आप कहीं से भी क्यों ना लाए। तो यही कहलाता है यौगिक। हम यौगिक के बारे में परिभाषा में लिखते हैं, वह शुद्ध पदार्थ, सुनिए पहले सुनिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। फिर से सुनिए, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तरह के तत्वों के आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। क्लियर है ये? अब आप एक चीज देखिए, यहां पर यहां पर आप अरबों खरबों कण यदि एक साथ रख दिए हैं तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक। लेकिन इसी में यदि आप इस एक कण को निकाल लीजिए, यानी एक H2O को निकाल लीजिए, तो यही कहलाता है अणु। और अणु को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो यदि हम कहीं पर लिखें, सुनिएगा, यदि हम कहीं पर लिखें H2O यौगिक, और यदि हम कहीं पर लिखें H2O अणु, तो बताओ तो कौन सही है लिखा हुआ? दोनों सही है, लेकिन दोनों का बोध अलग है। हम जब यौगिक कहते हैं तो वो एक बड़े पैमाने की बात हो गई, और जब हम अणु कहते हैं तो उस बड़े पैमाने में जो सबसे छोटा कण है उसकी बात हो गई। तो यहां से एक बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है कि जिस तरह से तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, उसी प्रकार यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब समझ में आया कि यौगिक और अणु में क्या अंतर है। लेकिन एक्चुअल में ढेर सारा अणु जब मिल जाएगा तो वही किस चीज का निर्माण करता है, यौगिक का। और यदि हम अणु को समझें तो यौगिक का जो सबसे छोटा कण होता है वही क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। क्लियर है ये? तो परिभाषा लिखे तो इसकी लिखेंगे, वह शुद्ध पदार्थ, वह शुद्ध पदार्थ, आइए, वह शुद्ध पद आ जाइए, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के, वह शुद्ध पदार्थ जिसका निर्माण दो या दो से अधिक तत्वों के आपस में आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात, आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिलने से होता है, उसे उसे यौगिक कहते हैं, उसे यौगिक कहते हैं। इस फिगर को बना लीजिए तो आप, ये पूरा का पूरा ग्लास क्या कहलाएगा, H2O यौगिक। और इस ग्लास का जो सबसे छोटा कण होगा वो क्या कहलाएगा, अणु।
लिखिए तो नीचे रो देखे। लिखेंगे, ये लिखा हुआ हो गया। देखिए, तत्व के सबसे छोटे कण को, सॉरी सॉरी सॉरी, यौगिक के सबसे छोटे कण को, यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। यौगिक के सबसे छोटे कण को अणु कहते हैं। तो बताओ, तत्व का संबंध किससे है? परमाणु से। यौगिक का संबंध किससे है? अणु से। अब थोड़ा और समझिए इसको। अब यदि हम H2O के एक अणु की बात करें, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। मतलब ये हुआ कि यौगिक भी बनता है परमाणु से ही, लेकिन वो परमाणु आपस में निश्चित द्रव्यमान अनुपात में मिला होता है। अब जरा सोचो कि यदि इसमें, इस बर्तन में 1 करोड़ H2O का अणु हो, मतलब H2O 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 के जैसा जैसा कितना करोड़? 1 करोड़ अणु है। तो बताइए इसमें हाइड्रोजन परमाणु कितना होगा? 2 करोड़? नहीं होगा, क्योंकि एक H2O अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 1 करोड़ में कितना होगा? 2 करोड़। अच्छा, ऑक्सीजन परमाणु कितना होगा? 1 करोड़। लेकिन हम इस H2O में यदि हम सबसे छोटे कणों की गिनती करें, तो सबसे पहले हम अणु की गिनती कर सकते हैं, परमाणु की डायरेक्ट गिनती नहीं कर सकते। जब तक अणु नहीं पता चलेगा तब तक हम परमाणु ज्ञात नहीं कर सकते। आइए आगे का हेडिंग डालिए, मूलक। मूलक को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल्स या रेडिकल। स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए, या तो पेन रख दो नीचे में। मूलक, मूलक को पहले समझ लीजिए आप, फिर लिखिएगा। देखो, हम यदि एक बर्तन लें, सुनिएगा ध्यान से। इस बर्तन में यदि एक Na प्लस, दूसरा Na प्लस, तीसरा Na प्लस, इसी तरह से इसमें करोड़ों Na प्लस हो रखा हुआ, तो यही क्या कहलाएगा? मूलक। एक्चुअल में आवेशित कण को ही क्या कहा जाता है? आवेशित कणों को ही क्या कहा जाता है? मूलक। अब बताइए कि इसमें एक Na प्लस को यहां से यदि हम बाहर कर दें, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयन। अब आपसे कोई पूछे कि आयन और मूलक में क्या अंतर है, तो जो अंतर तत्व और परमाणु में है, जो अंतर यौगिक और अणु में है, वही अंतर मूलक और आयन में है। मूलक का जो सबसे छोटा कण होता है, उसी को हम आयन कहते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि परमाणु जब आप कहते हैं तो केवल एक कण का बोध होता है, अणु जब आप कहते हैं तो केवल एक कण का बोध होता है, आयन जब आप कहते हैं तो केवल एक कण का बोध होता है। लेकिन जब आप तत्व कहते हैं, यौगिक कहते हैं या मूलक कहते हैं, तो ये बहुत सारे कणों के समूह का बोध कराता है। क्लियर है ये चीज? तो लिखेंगे, नीचे रो देखिए, नीचे एरो दीजिए और लिखिए, आवेशित कणों को मूलक कहा जाता है। आवेशित कणों को आवेशित कणों को मूलक कहा जाता है। और नीचे लिख दीजिए, मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहते हैं। मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहते हैं। मूलक के सबसे छोटे कण को आयन कहते हैं। अब बताइए कि ये जो बर्तन में रखा हुआ है, ये कौन चीज है? Na प्लस मूलक। और यदि हम इस एक आयन को निकाल दिए हैं, तो ये क्या कहलाएगा? Na प्लस आयन। बना दीजिए तो फिगर। ये फिगर हम आपको इसलिए बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ
स्पष्ट तौर पर फोटो से ही समझ में आ जाए कि मूलक और आयन में क्या अंतर, तत्व और परमाणु में क्या अंतर है, यौगिक और अणु में क्या अंतर है। हो गया, लिख लिए। अच्छा आप ये बताइए कि आवेश कितना तरह का होता है? दो तरह का। और आवेशित कण को हम क्या कहते हैं? मूलक कहते हैं। तो बताइए कि ये मूलक कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के, एक धनावेशित कण वाला और दूसरा ऋणावेशित कण वाला। लिखेंगे नीचे रो, देखिए मूलक दो प्रकार के होते हैं। मूलक दो प्रकार के होते हैं। साथ साथ लिखते चलिए तो। पहला धनात्मक मूलक। अब वो इसी को एक और नाम से जानते हैं हिंदी में, इसी को हम कहते हैं क्षारीय मूलक। इंग्लिश में भी आप यहां लिख लीजिएगा इसको, पॉजिटिव रेडिकल और बेसिक रेडिकल। तो बताओ क्षारीय मूलक या धनात्मक मूलक क्या होगा जिस पर सिर्फ और सिर्फ कैसा चार्ज हो? पॉजिटिव चार्ज हो। अब आप यह भी जानिए कि धनात्मक मूलक को हम क्षारीय मूलक क्यों कहते हैं। आप 9th-10th में पढ़े होंगे कि वह सारा चीज, अच्छा इसको हम थोड़ी देर के बाद देख लेंगे, पहले दूसरा नंबर लिखिए तो दोनों को तब साथ ही समझा देंगे। लिखेंगे ऋणात्मक मूलक। इसी को अम्लीय मूलक भी कहा जाता है। निगेटिव रेडिकल या इसी को एसिडिक रेडिकल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल डायरेक्ट लिखेंगे, Cl माइनस Br माइनस NO3 माइनस SO4 2 माइनस CO4 3 माइनस इत्यादि। नाइन टेंथ में आप एक चीज पढ़े होंगे, वह हर चीज जो टूटने के बाद H+ दे अम्ल कहलाता है, और वह हर चीज जो टूटने के बाद OH- देता है उसे हम क्षार कहते हैं। हाँ या ना? थोड़ा देखिए तो, HCl एक अम्ल है, जो टूटता है तो देता है H+ और Cl-। तो बताइए Cl- मूलक जो आया है वो अम्ल से ही ना आया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? अम्लीय मूलक।
HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये टूटता है H प्लस में और NO3 माइनस में। बताइए यह भी मूलक कहाँ से आया? HNO3 किसी अम्ल से ना आया, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? अम्लीय मूलक। और यदि हम क्षारीय मूलक की बात करें तो देखो जैसे NaOH टूटता कैसे है बताओ? Na प्लस में और OH माइनस में। तो बताओ Na प्लस कहाँ से आया? क्षार से, क्योंकि ये OH माइनस देगा तो यही ना क्षार हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? क्षारीय मूलक। तो जितना क्षारीय मूलक है उस सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि वो OH माइनस से निकल कर आता है, और जितना अम्लीय मूलक होगा उस पर माइनस चार्ज होगा क्योंकि वह H प्लस से निकल कर आता है। जो दो एग्जाम्पल अभी देखे थे ना, इस आधार पर। अब बताइए मूलक दो प्रकार का हुआ, तब तो आयन भी दो प्रकार का होगा। बोलिए हाँ या ना? कौन कौन? एक होता है धन आयन, इसी को हम लोग बोलते हैं धनायन, और एक होता है ऋणायन। ऋणायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केटायन। और ऋणायन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनायन। जिस पर माइनस चार्ज हो एनायन, जिस पर प्लस चार्ज हो केटायन। इसको भी आप एग्जाम्पल में लिख लेंगे। ये ईटीसी लिखा हुआ है, इत्यादि। हो गया लिखा हुआ? क्या हुआ, तेजी से लिखा रहे हैं क्या? तेजी से चल रहे हैं क्या? वैसे स्पीड थोड़ा ज्यादा होगा धीरे धीरे, अभी शुरुआत है इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं। चेंज करें? सुनिए, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। कैल्शियम फॉस्फेट, खड़े हो जाइए जिनको पता है, खड़े हो जाइए। तो खड़े होइए। नहीं पता है? बताइए फॉर्मूला क्या होता है? CaPO3। आप बताइए। दोनों का गलत है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। इसका फॉर्मूला होता है CA3PO4 का होल 2। इसी को हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। एक्चुअल में इस कंपाउंड में दो मूलक है, एक है कैल्शियम मूलक और एक है फॉस्फेट मूलक। इस तरह का बहुत सारा नाम है, कम से कम 3 से 4 हजार कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। और यकीन मानिए इस 4 हजार फॉर्मूला को रटना नहीं है। जब आप मूलक के बारे में और डिटेल में जानेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किसी भी कंपाउंड का निर्माण हम खुद से कैसे करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, कितने लोगों को पता है सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला? कोई बात नहीं, नहीं जानते परेशान मत होइए, ये फॉर्मूला होता है Na2SO4। तो इस हर एक फॉर्मूला में मूलक की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है
इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ पाएंगे, ये तुरंत में समझ में आने वाला नहीं है, आगे ये सब टेबल में आएगा समझने के लिए। इसमें क्या है कि यदि तुम एक पेज को बढ़िया से रट लो और उसको समझ लो तो आगे तुमको समझ में आ जाएगा कि इस तरह के कंपाउंड का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पर आयन का एक और टाइप होता है, उसको पहले हम लोग देखेंगे। जरा देखिए, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है ना, और NH4 पर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, दोनों में क्या अंतर है? इस आयन को बनाने में केवल एक एटम भाग लिया है और इस आयन को बनाने में एक नाइट्रोजन और 4 हाइड्रोजन यानी 5 गो एटम मिलके भाग लिया है। इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये मोनो एटॉमिक आयन है और यह पॉली एटॉमिक आयन है। तो जानिए, परमाणुओं की संख्या के आधार पर आयन दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है मोनो एटॉमिक एक परमाणविक और दूसरे को कहा जाता है पॉली एटॉमिक बहुपरमाणविक। फिर इस दोनों का टाइप देखेंगे, उसका एग्जाम्पल देखेंगे और फिर हम ये समझेंगे कि किस कंडीशन में मोनो एटॉमिक का फॉर्मेशन होता है या कैसे मोनो एटॉमिक का फॉर्मेशन होता है, और फिर हम ये समझेंगे कि कैसे पॉली एटॉमिक आयन का फॉर्मेशन होता है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर टोटल कितना एटम है? 5। कौन कौन? एगो है नाइट्रोजन का और 4 गो है हाइड्रोजन। ये पॉजिटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है या हाइड्रोजन पर? कौन हाइड्रोजन पर? दोनों हाइड्रोजन पर। एक्चुअल में ये सब बात अभी आप स्पष्ट नहीं जानते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा सारी बातों। इसीलिए ना हमने कहा कि पढ़े आप हर चीज हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, शार्प नॉलेज नहीं है। और इंटरमीडिएट के साइंस को पढ़ने के लिए आपका नॉलेज का शार्प होना बहुत जरूरी है। आप यकीन मानिए 9th-10th में जो केमिस्ट्री आप पढ़े हैं उसका लेवल यदि ये है तो 11th-12th का जो लेवल होता है ये यहाँ से पास करता है। अब बताइए, इतना जो बीच में गैप बना हुआ है, इस गैप को जब तक हम भरेंगे नहीं तब तक क्या ये समझ पाएंगे आप? तो इसी को हम क्या करें, थोड़ा धीरे धीरे ज़्यादा करके आपको यहाँ पर हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो बेसिक चीज़ है वो समाप्त हो जाएगा तो आप उस लेवल में चले जाइएगा और तब आप हमारी बातों को, हमारी लैंग्वेज को, हमारे द्वारा बोला गया जो कंसेप्ट होगा उसको सुन पाइएगा और समझ पाइएगा। नहीं तो हम क्या बोल रहे हैं आपको यही नहीं समझ में आएगा। इसीलिए अभी 9th-10th का चीज़ चल रहा है, मुश्किल से 3 से 4 क्लास, चौथा क्लास ही ना है आज, तो कर लीजिएगा। कल कुछ पहले आप हेडिंग डालिए, तो हेडिंग डालेंगे परमाणु की संख्या के आधार पर परमाणु की संख्या के आधार पर परमाणु की संख्या के आधार पर आयन के प्रकार। जो भी लोग क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं या जो लोग लेट से ज्वाइन करेंगे उन सब के लिए ये बात है। अभी तक 3 क्लास हुआ है, आज चौथा लेक्चर हुआ है जिसका रिकॉर्डिंग चल रहा है, ये कुछ देर में अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। सारा का सारा रिकॉर्डिंग तो हम अपलोड नहीं करेंगे लेकिन शुरू में 10-20 रिकॉर्डिंग अपलोड होगा, बाद बाकी सब प्राइवेट मोड में रहता है। वैसे लोग जो क्लास लेट से ज्वाइन किए हैं, आप सभी आदमी इस सारे चीज़ को दोबारा देख सकते हैं। देखने के लिए आपको कल बताया गया था क्या? जो बताया गया था ठीक है, नहीं बताया गया था देख लीजिए। मोबाइल में यूट्यूब खोलिए और यूट्यूब खोलने के बाद उसमें सर्च कर दीजिए शारदा केमिस्ट्री, SHARDA केमिस्ट्री जैसे लिखते हैं तो वो अपने आप आ जाएगा, शारदा केमिस्ट्री क्लासेस बेगूसराय बिहार। ठीक है, ये वाला चैनल आपको मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस चैनल पर आगे बढ़ के देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर बहुत सारा प्लेलिस्ट है, 11th का भी है, 12th का भी है। यहाँ देखो लिखा हुआ है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का है, आप हिंदी मीडियम में है तो आप देखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th हिंदी मीडियम। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो इसमें टोटल 3 लेक्चर अभी दिखा रहा है। कुछ देर के बाद इस पर चौथा लेक्चर भी चढ़ जाएगा, तो चौथा लेक्चर जब चढ़ेगा तो वो चारों का चारों लेक्चर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये है लेक्चर, देखो L1H का मतलब हुआ लेक्चर 1 हिंदी मीडियम, L2H का मतलब लेक्चर 2 हिंदी मीडियम।
इस तरह से तीनों लेक्चर को एक एक करके देख लेंगे। यहाँ से ये फुल स्क्रीन होगा तो आपको पूरा का पूरा दिखेगा। तो ये सारा चीज़ आपको अपने मोबाइल पर दिख जाएगा। तो जो क्लास छोड़े हैं, आपसे विनम्र निवेदन होगा कि आप निश्चित रूप से इस क्लास को करके तब अगले क्लास में आइए, यदि आपके पास मोबाइल है तो। हमारे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा, ऐसे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। अच्छा, कल जिनके पास मोबाइल नहीं है वो तो छोड़िए, कल एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाए थे 8 से 9 में, सब एक तरफ से लापता थे। सबका क्लास मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? वैसे जो लोग लेट से भी ज्वाइन किए हैं, ये बात तो बेसिक चल रहा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। देखिए यहीं से ना क्लास स्टार्ट हुआ है। तो ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, इधर हम खड़े हैं, वीडियो में बड़ा अटपटांग दिख रहा है। खैर, इसको हम बंद कर रहे हैं, ठीक है? समझ गए बात? आइए, कोशिश करेंगे डिसिप्लिन को मेंटेन करने का है।